नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि है एनसीएफ 2005। एनसीएफ बीएड हो या सीटेट हो, यूपी टेट हो, स्टेट हो, किसी भी स्टेट का टीईटी परीक्षा हो, उसके लिए आप एनसीएफ 2005 को इग्नोर नहीं कर सकते। यह एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चलिए आज हम एनसीएफ 2005 पे ही चर्चा करेंगे और इसी पे विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एनसीएफ का फुल फॉर्म। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और ये 2005 में तैयार हुआ था, इसलिए इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कह के संदर्भित करते हैं या कह के संबोधित करते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे और अगला पॉइंट क्या है हमारा, राष्ट्रीय रूपरेखा जो है तैयार हुआ था 2005 में, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से तात्पर्य क्या है, तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे एक प्रकार का शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया था। एक एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ 2005 अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नवीनतम दस्तावेज है एनसीएफ 2005। चलिए देखते हैं, इसमें पाठ्यक्रम का एक चर्चा आया है, तो हम पाठ्यक्रम पे एक बार डिटेल से देखते हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। चलिए पाठ्यक्रम के बारे में हम पहले समझेंगे। तो पाठ्यक्रम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ्य प्लस क्रम, यानी कि इसमें पाठ्य का अर्थ क्या होता है, पढ़ने योग्य सामग्री, तथा इसमें क्रम का अर्थ जो हो गया एक निश्चित व्यवस्था और एक निश्चित क्रम में इसको पाठ्य को प्रस्तुत करना ही पाठ्यक्रम हुआ। पाठ्यक्रम के बारे में फ्रोबल का क्या कहना है, फ्रोबल का कहना है, फ्रोबल आप एक फ्रोबल के अनुसार देख लीजिए पहले। फ्रोबल क्या कहे, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ 2005 जो है उसके निर्माण करने वाली संस्था जो है एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और एनसीईआरटी जो है वो निर्माण करने वाली संस्था है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं एनसीएफ वर्तमान शिक्षा में सबसे नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ जो है सबसे नवीनतम, अब तक का शिक्षा व्यवस्था में सबसे नवीनतम दस्तावेज या नवीनतम रूप है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 को बैठक किया एनसीएफ को संशोधित करने के लिए। एनसीएफ कौन सा, एनसीएफ 2000 का संशोधित रूप है, एनसीएफ 2000 का संशोधित रूप है एनसीएफ 2005। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एनसीएफ 2005 का निर्माण जो किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उसका लक्ष्य क्या था, उसमें क्या था, बिना बोझ का शिक्षा, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। विदाउट बर्डन यानी कि इससे पहले जो था शिक्षा को बोझ समझा जाता था और उसको इसमें विरोध किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एनसीएफ की समीक्षा किसने किया था, तो एनसीएफ का समीक्षा जो है एमएचआरडी का आप फुल फॉर्म जानते हैं। एमएचआरडी जो हो गया उसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका हिंदी रूप क्या है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय पहले था, लेकिन अब इसको क्या बदल के क्या कर दिया गया है, इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसको बदल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, यानी कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, और इसमें निदेशक के रूप में मतलब इसमें जो निदेशक थे वो थे कृष्ण कुमार। इसमें निदेशक थे कृष्ण कुमार और इसमें 38 सदस्य थे, और इसमें जो है 21 राष्ट्रीय समूहों का गठन किया गया था इसको संचालन के लिए। और एनसीएफ 2005 के बारे में देखते हैं, यह अब तक का सबसे संशोधित या नवीनतम दस्तावेज है, और इसमें जो है एनसीएफ 2005 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति, ये आपको किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है, यूपी टेट हो या सी टेट के परीक्षा में पूछ सकता है। जो 2005 जो एनसीएफ तैयार किया गया था उसका जो मेन जो आधार कहाँ था, तो वो आधार जो था मेन वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निबंध जो है
सभ्यता एवं प्रगति, ये आप नोट करके रख लीजिएगा, सभ्यता एवं प्रगति, इस निबंध के आधार पे ही एनसीएफ 2005 जो है तैयार किया गया था। चलिए इसमें एनसीएफ 2005 में जो है ये निबंध जो था रविन्द्रनाथ टैगोर का सभ्यता एवं प्रगति, उसमें एक लाइन था, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था, और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। और इसी में एक प्रकार से कहा गया था जो आप बिना बोझ का शिक्षा दिया जाए बच्चों को और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, इस प्रकार से एनसीएफ 2005 में विशेष आप आगे देखिएगा जो इसमें क्या है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अब तक कितना मतलब एनसीएफ कितने बार एनसीएफ को लाया गया था इससे पहले, 2004 से पहले। अभी तक का स्वतंत्र भारत में 2005 का एनसीएफ जो था वो 4th नंबर पे था, यानी चौथा था। इससे पहले 3 एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार हो चुका था, 3 बार इसका पेशकश किया गया था। उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 में, और सेकेंड जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988 में यानी कि 1988 में, और थर्ड जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो दस्तावेज तैयार किया गया था एनसीएफ 2000, और यही 2000 एनसीएफ 2000 का संशोधित रूप है एनसीएफ 2005। और चलिए इसमें देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण स्वतंत्रता पश्चात 1986 में प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा के राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय निर्माण के दर्शन को आधार, अपना फिलॉसफी को अपना आधार माने। चलिए इसके बाद देखते हैं एनसीएफ 2005 का प्रमुख 5 सिद्धांत देखते हैं, और ये जो है इम्पोर्टेंट भी है। एनसीएफ का जो आधार है, जो बेस है, यही है, मेन उद्देश्य यही है। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है, विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ना। और इससे पहले जो था एक रटंत प्रणाली से, मतलब रटने का आधारित जो था शिक्षा प्रणाली था, तो उसको इसमें सेकेंड पॉइंट कहा गया था, शिक्षा पूर्ण रूप से रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि रटने पर आधारित जितना भी पद्धति है उसको त्याग किया गया, और इसमें रटने पे सख्त मनाही है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है इसका प्रमुख सिद्धांत, पाठ्यचर्या इस प्रकार संदर्भित हो कि बालक का चहुमुखी विकास हो, यानी कि बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, यानी चहुमुखी विकास हो। उसके बाद फोर्थ क्या था, शिक्षण व्यवस्था को पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो किया जाए, यानी शिक्षण व्यवस्था जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो या शिक्षक केंद्रित न हो, शिक्षण व्यवस्था जो है वो छात्र केंद्रित हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, छात्र केंद्रित हो शिक्षण व्यवस्था। चलिए इसके बाद देखते हैं 5वां पॉइंट का, परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ये परीक्षा जो व्यवस्था है उसको अत्यधिक लचीला बनाने का बात कहा एनसीएफ 2005 में। चलिए इसके आगे देखते हैं, एक और इसमें पॉइंट है, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता समाहित हो, यानी कि राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 की विशेषता क्या था, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 जो तैयार किया गया था, प्रत्येक छात्र हेतु शिक्षा के लिए कम से कम स्तर को सुनिश्चित किया जाना इसमें तय किया गया था। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत संपूर्ण देश में 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। इस बार जो है अब तो NEP 2020 में इसको चेंज करके 5+3+3+4 का व्यवस्था, इसका रूप जो है बदल गया है, लेकिन उस समय जो एनसीएफ 2005 का था वो 10+2+3 का व्यवस्था उस समय किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, एक जो पीछे हम देखे हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, ये मतलब मेन जो इसका मूल उद्देश्य और मेन थीम जो था लर्निंग विदाउट बर्डन, इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की मुख्य विषय वस्तु बच्चे के बैग को, यानी बच्चे के बैग का बोझ कम करना, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात
पाठ्यक्रम स्तर का पुनः निरीक्षण, यानी कि 5 वर्ष के बाद इसका फिर निरीक्षण किया जाए और उसमें सुधार करने की और संशोधन करने की जो आवश्यकता है उसको सुधार या संशोधित किया जाए। चलिए उसके बाद क्या है, यह पाठ्यक्रम जन सामान्य की आवश्यकताओं और एवं आकांक्षाओं से संबंधित है, यानी कि इसमें सब जुड़ा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या है, 5वां पॉइंट क्या है, यह पाठ्यक्रम स्वीकृत सिद्धांतों एवं मूल्यों की उनकी सीमा में रहकर लोचशीलता यानी कि सरल बनाता है, गत्यात्मक रूप में प्रकट करता है, यानी कि स्वीकृत सिद्धांत जो है उसको सरलता से प्रस्तुत करता है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या है, छठा पॉइंट क्या है। इसमें छठा पॉइंट जो है, इसमें सामाजिक न्याय, प्रजातांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है। चलिए इसके बाद एनसीएफ का जो त्रिभाषा सूत्र है वो देखेंगे। एनसीएफ का त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है। एनसीएफ 2005 जो तैयार हुआ था उसमें त्रिभाषा सूत्र का सिफारिश किया गया था। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, कोई भी वर्ग जो होता है उसमें बहुभाषिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको आप एक तरह से समस्या के रूप में बहुभाषिकता को नहीं ले सकते हैं, इसको एक अवसर के रूप में आपको लेना है, जिसमें कि त्रिभाषा सूत्र में कहा गया था प्रथम भाषा आपका जो होगा वो क्या होगा, मातृभाषा। सेकेंड एक राष्ट्रभाषा या अंग्रेजी को आप विशेष महत्व दिया गया था इसमें। उसके बाद एक थर्ड क्या था, राजभाषा। राजभाषा कोई एक राज्य का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए था, ये है त्रिभाषा सूत्र। सेकेंड फर्स्ट क्या था, मातृभाषा, सेकेंड उसमें था राजभाषा या राष्ट्रभाषा, और थर्ड हो गया अंग्रेजी, इसमें व्यवस्था किया गया था। त्रिभाषा सूत्र अभी तक वो इसमें कहा गया था कि 1 से 8 तक का जो हो गया, अगर यथासंभव 1 से 8 तक जो है मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न शिक्षा समितियों ने बार बार इसका उद्देश्य को बार बार इसका जो है उल्लेख किया है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट क्या है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये क्रियाएं पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में भूमिका निभाती है और इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार होना चाहिए, इसको आधार बनाना चाहिए। इसके बाद विभिन्न विषयों पे एनसीएफ 2005 का क्या विचार है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें एनसीएफ 2005 में गणित के बारे में क्या कहा गया था। तो गणित के बारे में एनसीएफ 2005 का जो विचार था, उसमें विचार जो दिया गया था उसमें कहा गया था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के वे संसाधन समृद्ध रूप से हो, जिसमें चिंतन, तर्क, अमूर्त चिंतन की संकल्पना करने में और व्यवहार करने में, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने में उसकी सहायता करे। चलिए इसमें एक इसका पॉइंट है, गणित ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको तर्क शक्ति का, अमूर्त चिंतनों का विकास किया जाए, उसका जो पाठ्यक्रम हो उसमें तर्क शक्ति का विकास हो। चलिए उसके बाद क्या, विज्ञान के बारे में क्या कहा, विज्ञान का शिक्षण इस तरह से तब्दीली की जानी चाहिए कि हर बच्चे को अपने रोज के अनुभवों को जांचने, उसका विश्लेषण करने का मौका मिले या उसके बारे में सक्षम हो विश्लेषण करने पे, यानी कि जो है ये क्या कह रहा है, अपने अनुभव को जांचने के और उनका विश्लेषण करने के लिए वो सक्षम हो पाए। सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या कहना था एनसीएफ 2005 का, तो पाठ्यचर्या के दस्तावेज जो है इस प्रकार प्रस्तावित उपागम ज्ञान के क्षेत्रों की विशिष्ट सीमाओं को पहचानता है, यानी कि अपने ज्ञान के क्षेत्र को कितना ज्ञान उसके अंदर है वो अपने सीमा को पहचान पाएगा। ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कहना था एनसीएफ 2005 का। उसके बाद देखते हैं एसएसटी में क्या कहा गया था। एसएसटी के सारे पहलुओं में जेंडर के संदर्भ में न्याय, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मसलों को लेकर जागरूकता, अल्पसंख्यक संवेदनशीलता और इसके प्रति सजगता, यानी कि सब जो जितना भी पॉइंट है जेंडर के प्रति या अनुसूचित जाति जनजाति के मसलों जो उसमें उसका भेदभाव किया जाता है अल्पसंख्यक को, उस सब के बारे में इसके सजगता यानी सशक्त बनाने का प्रयास किया गया था एसएसटी में एनसीएफ 2005 के द्वारा। उसके बाद देखते हैं इसमें स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा,
मध्याह्न भोजन, गायन, नृत्य, कला, नाटक में लड़कों के बराबर लड़कियों को महत्व देना। यानी कि अभी तो फिलहाल 50-50 का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था, जो कि उसका ये सपोर्ट करता है कि भाई लड़कियों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान समय में तो लड़कियों को बहुत सारा अधिकार मिल चुका है, अब उतना ये होता नहीं है। चलिए, उसके बाद ये जो एनसीएफ 2005 जो था वो चट्टोपाध्याय कमीशन 1984 के द्वारा सुझाए गए पेशेवर मानकों में ढीलापन लाने की प्रवृत्ति, जो अभी उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसमें अभी कमी आ गया था, उसके लिए विशेष जोर दिया गया था जो भाई शिक्षण प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण जो हो गया, जिस प्रकार से आप बीएड का ट्रेनिंग लेते हैं शिक्षक बनने के लिए, या आप डीएलएड करते हैं जिसको बीटीसी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ज़रूरत उसमें कहा गया एनसीएफ 2005 में। उसके बाद देखते हैं पाठ्यचर्या को नवीनीकृत करने के लिए सबसे ज़रूरी व्यवस्थागत कदम होता है और परीक्षाओं में सुधार। और इसमें कहा गया जो 10वीं के परीक्षा जो है वो ऐच्छिक होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी को ऐच्छिक तरीके से उसको स्वतंत्रता मिले कि जो 10वां का परीक्षा अपने रूप से दे सकता है। यानी कि यहाँ पे इसको देखेंगे तो यही हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा। चलिए, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत दूसरे उद्देश्य के रूप में ज्ञान की प्रकृति एवं बालक को सीखने की क्षमता अधिगम प्रणाली एवं स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा दिया जाना चाहिए वो बालक को उसके स्तर को देख के, उसके ज्ञान जो कितना क्या है उसका पूर्व ज्ञान को देख के और उसके अनुरूप शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा देता है, यानी छात्र केंद्रित व्यवस्था को बढ़ावा देता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 जो है उसमें शिक्षक का क्या दृष्टिकोण था, यानी शिक्षक के लिए क्या इसमें विशेष था और शिक्षक के बारे में क्या कहा गया था वो देखते हैं। तो इसमें कहा गया था शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिएगा, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक केवल एक सुगम करता है जो कि किसी भी चीज़ों को सरल करके बताता है या बताएगा। इसमें आप जब ये लाइन पढ़ते हैं शिक्षक ज्ञान का स्रोत केंद्र नहीं है, तो इसको जो है ये मतलब शिक्षक केंद्रित विधि से आप भूल जाइए। जब ये लाइन पढ़िएगा तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि छात्र केंद्रित जो शिक्षा है वो प्रचलित हो जाता है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण देखेंगे तो इसमें एनसीएफ 2005 में प्रत्येक बच्चों को सीखने की गति अलग अलग इसमें कहा गया, यानी कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होती है। तो हर बच्चे के लिए कैरिकुलम जो तैयार किया जाना चाहिए वो अलग अलग तैयार करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे, यानी कि जो उसका स्तर है उसके अनुसार से कैरिकुलम तैयार किया जाना चाहिए, उसके अनुसार से शिक्षक को सीखने का छात्र को मौका विशेष रूप से देना चाहिए उसके स्तर के अनुसार से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एनसीएफ 2005 की आवश्यकता पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम जो था उसके संकुचित आधार के कारण इसकी आवश्यकता हुई। सेकंड क्या है, प्रचलित पाठ्यक्रम में केवल पुस्तकीय यानी कि जो पुस्तक केंद्रित विधि था, सिद्धांत था और इस सब पे बल दिया जाता था, उसको विरोध किया गया था। उसके जो अब से पहले जो था वो पुस्तकीय ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता था, इसके कारण एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हुई। और चलिए देखते हैं अगला क्या है, पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम का जीवन से जुड़ाव का ना होना। अब जो एनसीएफ 2005 में कहा गया था उसमें कहा गया था जो विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, ज्ञान दिया जाए, उसको बाहरी जीवन से जोड़ के देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। और पूर्व में ये चीज़ नहीं था, दैनिक जीवन से कोई जुड़ाव नहीं था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, रटने पे विशेष महत्व देता था। अभी से जो पहले था वो रटने पे विशेष महत्व दिया जाता था। उसके बाद व्यक्तिगत भेदों के शिक्षण में स्थान मिलने के कारण। उसके बाद क्या है, प्रचलित पाठ्यक्रम में केवल प्रशिक्षण केंद्रित होने के कारण प्रचलित पाठ्यक्रम तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण इसमें तकनीकी और टेक्निकल जो शिक्षा था, यानी कि टेक्निकल और व्यावसायिक
ये शिक्षा नहीं दिया जाता था, उसके कारण इसकी आवश्यकता हुई। और उसमें देखते हैं प्रचलित शिक्षा में नैतिक और यौन शिक्षण के सम्मिलित न होने के कारण, पहले यौन शिक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसके कारण नैतिक शिक्षा भी सम्मिलित नहीं था, इसके कारण एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हुई। अभी भी यौन शिक्षा पे खुल के लोग बात नहीं करते थे, जो कि बहुत ही गड़बड़ है। लोगों को यौन शिक्षा पे जागरूक करने के लिए खुल के बात करने की ज़रूरत है और उस पर खुल के अपना राय देना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एनसीएफ 2005 की प्रमुख बातें। इसमें क्या प्रमुख बात क्या था उसको देखते हैं, प्रमुख बातों को ध्यान देंगे। एनसीएफ 2005 जो था शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया था जो कि बाल केंद्रित, यहाँ देखिए ये छात्र सेंटर्ड जो था, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड था, यानी कि बाल केंद्रित व्यवस्था था। उसके बाद इसमें क्या था, व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करना, हर एक बच्चे की क्वालिटी को विकास करने के लिए मौका देना। उसके बाद क्या है, एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था, उसमें प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में हुआ था और इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति थी। चलिए उसके बाद देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता व कौशल, उसका जो अपना, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी का कुछ न कुछ क्षमता और कुछ न कुछ उसमें कौशल होता है, तो एनसीएफ 2005 कहता है उसको व्यक्त करने का, उसके कौशल और क्षमता को व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाए। उसके बाद एनसीएफ 2005 में लिखा गया है शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और उसके बाद देखिए सभी तरह के शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा को इन सब से ऊपर उठ के देखना चाहिए और देखा जाना चाहिए, इन सब से अलग उसको देखा जाना चाहिए। लिंग भेद या जाति भेद भी किसी प्रकार का शिक्षा में कोई इसका स्थान नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अंग या उसका भाग क्या है, तो फर्स्ट उसका परिप्रेक्ष्य उसका देखना चाहिए। उसके बाद सीखने का ज्ञान, उसके बाद थर्ड क्या है, पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की आवश्यकताएं, और फोर्थ हो गया विद्यालय के कक्षा का वातावरण। उसके बाद क्या है, इसका व्यवस्थागत सुधार, पांचवा पॉइंट जो है। चलिए दोस्तों, आज एनसीएफ 2005 के बारे में आप लोगों को डिटेल से यानी कि विस्तृत रूप से नॉलेज यानी कि ज्ञान प्रदान किया, और इसमें कहाँ त्रुटि हुआ और उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आपको थोड़ा भी इससे लाभ हुआ है तो हमारे चैनल अथक प्रयास को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।